हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPH 173 का यूनिट नंबर 11 आज स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है इंफॉर्मेशन पॉलिसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इस यूनिट में हम RTI के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है। तो जिस इंफॉर्मेशन एज में आज हम जी रहे हैं ना, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो हम किसी को भी इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया में हम एक ही तरह की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट है वो इसे कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट बना देती है कि जो पब्लिक ऑफ़िशियल्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको कोई एक्सेस ना कर ले। पर ऐसा इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट लिखा है, जो कि लोगों को सर्व करे, ठीक है? लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करे, जो कि ये कहता है कि सिटिज़न्स के पास एक ऐसा राइट है, ठीक है? ये जानने का कि जो गवर्नमेंट है, वो कर क्या रही है। ठीक है, कितने पैसे वो दूसरी जो है कंट्रीज को दे रही है, कितना खर्चा अपनी कंट्री पर कर रही है। तो ये सब जानने का हक है सिटीजन्स को। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स में ये आया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और जो ये राइट है वो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The right to information is fundamental to realizing the other rights and effective democracy। अब अगर ये राइट नहीं मिलता है तो हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं आएगी तो गवर्नमेंट क्या है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ धांधलेबाजी करती रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब इस यूनिट में हम यही देखेंगे कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है या उसके लॉज हैं वो इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है नीड फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर सपोज करते हैं कि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है पब्लिक डोमेन में, तो वहाँ के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट करती क्या है। ठीक है, हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स को उन्होंने बिठा रखा है ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट कम कर देंगे, और ये रिजल्ट करेगा डेमोक्रेसी की इंस्टेबिलिटी पे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, लोग भी उसे हटा देंगे। पर वहीं ऐसी कंट्री जहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक राइट है, तो वो कैसे वहाँ पर मदद करता है आइए देखते हैं। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है एक ये एसेंशियल पिलर है डेमोक्रेसी का, जो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है गवर्नमेंट को, और जो सिटीजन्स है उनको एम्पावर करता है। और जो सिटीजन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लायबल है बाय द पब्लिक अथॉरिटीज टू अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का ये राइट मिल चुका है, ठीक है, इंडिया में, जो कि पब्लिक अथॉरिटीज देती हैं। अब इससे क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो भी एनहांस होगी, और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन को ये इनेबल करता है कि जो सर्विसेज हैं जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो उनको मॉनिटर कर सके और करप्शन को टैकल कर सके। इस राइट को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज्म्स को बनाए सिटीजन्स के लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। और अगर कुछ वहाँ पर दिक्कत आती है तो वो पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती हैं पब्लिक ऑफिशियल्स पर, जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने में फेल हो जाते हैं। अब देखते हैं जो है हमारा आरटीआई है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जो आरटीआई एक्ट है वो 2005 में पास किया जाता है, जिसका गोल होता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना गवर्नमेंट में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। जो ये एक्ट है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करता है सिटीजन्स के लिए, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ
प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, ठीक है? और क्या-क्या प्रोसीजर्स रहेंगे और यहाँ पर पेनल्टीज़ का भी ज़िक्र किया गया है कि अगर कोई बॉडी जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रही है, तो उसके क्या-क्या पेनल्टीज़ होंगी। तो यहाँ सब उसके कुछ की एस्पेक्ट दे रखे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन वर्ड है, उसमें क्या-क्या आता है, वो देखते हैं। जो राइट है, जो इंफॉर्मेशन है, उसमें रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज़, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज़ेज़ ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है प्राइवेट बॉडीज़ की, वो भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ़ पब्लिक अथॉरिटीज़ को नहीं इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर प्राइवेट बॉडीज़ की जो भी इन्फॉर्मेशन कोई सिटीज़न्स अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी लॉ के अंदर। अब यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? जो एक्ट है, वो सभी ऐसी अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं या तो पार्लियामेंट ने उनको बनाया होता है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओज़। और यहाँ पर होती हैं स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। अब ये सब मैकेनिज़्म्स तो हमने बना दिए, पर इनको प्रोवाइड कौन करेगा? तो ये प्रोवाइड करेंगे सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। अब हर पब्लिक अथॉरिटी कुछ ऐसे ऑफिसर्स को डेज़िग्नेट करेगी, जो कि अगर सेंट्रल करता है तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, अगर स्टेट करता है तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब सेंटर में स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तो आता ही है, उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी आते हैं, जो कि जो इंफॉर्मेशन है, अगर कोई सिटीज़न रिक्वेस्ट करता है उसको एक्सेस करने के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन को दे सके। अब आते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। जो आरटीआई है 2005 का, ये कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ को यहाँ पर देता है अथॉरिटीज़ के लिए और ऑफिसर्स के लिए। विद पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑब्लिगed टू डिस्क्लोज़ डिटेल्स अबाउट देमसेल्व्स। अब ये राइट कुछ ऐसी ड्यूटीज़ देता है, ठीक है, अथॉरिटीज़ को, कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी सिटीज़न को चाहिए, तो वो आराम से उसे एक्सेस कर सके। इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस पे, फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की इंफॉर्मेशन होती है, द कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज करती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो होते क्या हैं? ये पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा डेजिग्नेट किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए सिटीजन्स को अंडर दिस एक्ट। और जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं वो पीआईओज को अपॉइंट करती हैं अपने जुरिस्डिक्शन में, और इन्हीं के साथ-साथ एक असिस्टेंट पीआईओ को भी किया जाता है अपॉइंट, एक सब सेक्शनल लेवल पे। और यहाँ पे जो एपेलेट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पर अपॉइंट की जाती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर किसी भी तरह का कोई फेलियर आता है, तो वो जो सिटीज़न्स हैं उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो यहाँ पर वो अपील कर सकें। और ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेम्स भी सेट करता है इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करने के लिए, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको 10 दिन के अंदर-अंदर यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पर पेनल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस इन्फॉर्मेशन को देना है। तो सिटीज़न्स क्या करते हैं कि उस टाइम फ्रेम में अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो अपील भी कर सकते हैं इस डिसीज़न को। आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल एंड स्टेट। अब जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो कि आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई हैं। ये जो सीआईसी है, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, जो कि 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ काम करता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। वहीं स्टेट की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेट में एक स्टेट चीफ कमिश्नर ऑफिसर होगा, ठीक है? जो कि 10th स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ काम करेगा, और वहाँ का स्टेट में जो ये भी अपॉइंटमेंट है, वो गवर्नर करेगा, ठीक है? गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा। स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करेगा, सेंटर पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे।
अब जो सीआईसी और एसआईसी है, इनके पास वाइड रेंज ऑफ पावर्स रहती हैं आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज का वर्क है वो अच्छे से हो रहा है क्या, ये यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। जो कमिश्नर्स होते हैं वो 5 साल के लिए अपना टर्म पूरा करते हैं, और किसी भी दूसरे ऑफिस को ये होल्ड नहीं कर सकते जब तक ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हुए हैं तो। ठीक है। दिस समरी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जो ये इंफॉर्मेशन कमीशंस का जो सेटअप है वो कितना स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है। आगे देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। इनकी पावर्स और फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जो सीआईसी और एसआईसी हैं, उनकी पावर्स एक सिविल कोड जैसी ही होती हैं। ठीक है। अकिन का मतलब यहाँ पर सिमिलर करेक्टर होता है। तो जब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की बात आती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो ये दोनों क्या कर सकती हैं, विटनेस को समन कर सकती हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकती हैं, पेनल्टीज इम्पोज कर सकती हैं। ठीक है। अगर कोई फेलियर आया है गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो इसके लिए वो पेनल्टीज इम्पोज कर सकती हैं। और जो सीआईसी और एसआईसी हैं वो इंक्वायरीज भी ऑर्डर कर सकती हैं। ठीक है। अगर कोई सिटीजन्स उनको रीज़न देता है, वैलिड रीज़न देता है कि मुझे इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तब सीआईसी एसआईसी क्या करेंगे, इंक्वायरी बिठा देंगे। ठीक है। फर्दर मोर सीआईसी एंड एसआईसी कैन रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। अब ये कुछ एक्शंस को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल्स को लेने चाहिए आरटीआई एक्ट में, अगर कोई भी वायलेशन देखने को मिलता है तो। इंडिविजुअल डिनाइड इन्फॉर्मेशन कैन अपील डायरेक्टली टू सीआईसी और एसआईसी। अब जो इन्फॉर्मेशन है, अगर इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती है, किसी तरीके से डिनाई हो जाती है, तो वो सीआईसी और एसआईसी के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो पीआईओ के डिसीजन से वो अनहैप्पी हैं तो फाइनली अगर हम देखें, जो सीआईसी और एसआईसी हैं वो पेनल्टीज को इम्पोज कर सकते हैं पीआईओज पर, अगर वो एप्लीकेशंस को रिसीव करने में रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ कर देते हैं अगर, कि हमें कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए। इसमें अगर कोई इंडिविजुअल इनके खिलाफ जो है वो अपील कर सकता है सीआईसी एसआईसी में। तो ये सब होता है। आगे है रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रोल्स को यहाँ पर देता है, जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बना के रखते हैं गवर्नेंस में, by prescribing mechanisms to facilitate the flow of information between government and public। ठीक है। जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन गैप है, ये उसको ब्रिज करने की कोशिश करती है। जो गवर्नमेंट है कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे कि जो लोग हैं वो उन्हें एजुकेट करें, ताकि उन्हें पता लगे कुछ ऐसे ऐसे एक्ट्स भी हैं जिनसे हम किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को एजुकेट करें आरटीआई एक्ट्स के रिगार्डिंग, जिससे कि जो टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन है वो यहाँ पर हो सके, और उनको ये सब एम्पावरमेंट मिलना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है? इतना लंबा-चौड़ा कोई प्रोसीजर ना हो कि इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है, तो 10 फॉर्म पहले भरने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद 10 फॉर्म बाद में भरने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होना चाहिए, बहुत ही आसानी से जो हो सके। ये एक्ट एम करता है कि जो सिटीज़न्स हैं उनको एम्पावरमेंट मिले। ठीक है? ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन वो ईज़िली एक्सेस कर सकें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस को यहाँ पर प्रमोट कर सकें। तो रिपोर्टिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें, तो इसका प्रोसीजर हम सेकंड या थर्ड यूनिट में भी देख चुके हैं, पर यहाँ पर हमें उसे नहीं देखना है। The act mandates that all public authorities must compile reports on the number of requests they receive। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास एक काम दिया गया है कि जितनी भी रिक्वेस्ट उनके पास आई हैं, उनके बिहाफ पर एक रिपोर्ट को तैयार करें। उसमें क्या-क्या रिजेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है? कौन-कौन सी अपील्स आई हैं, कौन-कौन से डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं उनके खिलाफ, ठीक है? कितनी फीस ली गई है, ठीक है? तो ये सब यहाँ पर करना होता है। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएँगी, सीआईसी और एसआईसी के पास, ठीक है? अब जो कमीशन है, वो आगे एनुअल रिपोर्ट्स को सेंड करेगी इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्ट की, उस रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, जो कि इन रिपोर्ट्स को अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में टेबल कर सकेंगी, ठीक है? तो सेंटर में तो
पार्लियामेंट में टेबल होंगी। वहीं स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में विधानसभा में पहले यहाँ पर रखी जाएंगी। अब आता है इसका अप्रेजल, इसका एक कंक्लूजन क्या निकलता है। तो जो आरटीआई एक्ट है वो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है, भले ही वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, एनजीओज हो, कोई प्राइवेट बॉडी हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की जाती है। ठीक है। जो आरटीआई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है पहले के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक्ट से, जैसे कि क्योंकि पहले के डिस्क्लोजर एक्ट में क्या होता था कि कई तरह के फॉर्म्स पहले हमें फिलअप करने पड़ते थे। ठीक है, फिजिकली जाकर हमें ऑफिस में जाना पड़ता था इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो ये सब यहाँ पर किया जाता था। जो आरटीआई के एप्लीकेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को लेते हैं सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी से, जो कि करप्शन के लिए उनको मॉनिटर करने में हेल्प करती है कि ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट में करप्शन हो रहा है, उनको टैकल करने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी जाती है। तो इन सभी कंसर्न से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो आरटीआई है वो एक पावरफुल टूल बना है करप्शन और सिटीजन्स को एम्पावर करने का। ठीक है, क्योंकि पहले से जो एक्ट होते थे ना, पहले के एक्ट, उसमें ये सब नहीं होता था। पहले बहुत ज़्यादा फीस होती थी, ठीक है, जो कि अफोर्ड ही नहीं करी जा सकती थी। अब क्या है, और आरटीआई में फाइल करनी है एक नॉमिनल फी पे, हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा यूनिट नंबर 11 बीपीएजी 173 का। थैंक यू सो मच।